सो हेलो एवरीवन, ये है हम लोग का 1857 सीरीज़ का पार्ट 2। क्योंकि मैंने पार्ट 1 पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, अब जाके उसको चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ा हो जा रहा था और रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट की वजह से मुझे पार्ट 2 बनाना पड़ा। क्योंकि एक वीडियो में मैं चाहता हूँ कि बड़े से बड़े लेक्चर्स एक वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए, बट मतलब कभी फ्यूचर में ऐसा हो सकेगा पॉसिबल, रिसोर्सेस अपग्रेडेशन होंगे, कुछ और रिसोर्सेस मेरे पास आएंगे तो मैं करूंगा। सो ये है हमारा सेकंड वीडियो, आप इसको देखिए। और इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज इम्पैक्ट, जिसको रिजल्ट भी कह सकते हैं, ये थोड़ा सा रह गया था तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो अगर भी आप चैनल में अभी नए आए हैं और अगर आप एक बार का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन आप चाहते हैं कि एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छा जाए आपका, सो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए कुछ वीडियोस बना रखा है और भी वीडियोस अभी बन रहे हैं और वो अपलोड होते रहेंगे। तो जाके एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में पर्टिकुलरली लिखा गया है हिस्ट्री सिविक्स के लिए और ज्योग्राफी के लिए। और हाँ, मैं आप लोग का कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो टोपो शीट्स के लिए भी, ज्योग्राफी का क्लाइमेट हो गया, आपका रिसोर्सेस हो गया, जो भी आप लोग बोल रहे हैं उन सब चीज़ का वीडियोस आएगा। अभी ये सब प्रोसेस में है क्योंकि ऑलरेडी आप अदर एग्जामिनेशन दे रहे हैं। साइंस बच्चों का बात किया जा रहा है तो पहले आप उसको देते रहिए। तब तक जो कॉमर्स बच्चे लोग हैं जिनका अभी टाइम गैप है, उन लोग के लिए अभी वीडियोस आते जा रहा है, तो उन लोग अभी देख सकते हैं। जब साइंस लोग खत्म हो जाएगा आप लोग भी ये पार्ट को देख लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकूं मैं बना दूं, और वो मैं करूंगा। मैंने इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 के लिए किया था और इस चीज़ का भी मैंने वादा किया। सो आई विल डेफिनेटली डू इट। यस, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि वीडियोस आएंगे तो आपको अपडेट मिलना चाहिए। और उसी लिए क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और उस कम टाइम में हमें ज़्यादा वास्ट चीज़ों को कवर करना है। सो चलिए रिमेनिंग पोर्शन को कर लेते हैं फटाफट कवर। तो रिजल्ट या इम्पैक्ट, हमें तो पता है कि हम ये मूवमेंट को मैसिवली फेल कर दिए, हमारे लीडर्स को क्रश कर दिया गया। क्रश इन द सेंस कि किसी को डेथ पेनल्टी मिला, किसी को मार दिया गया, किसी को इम्प्रिजनमेंट हो गया और ये मूवमेंट को बहुत ब्रूटली क्रश कर दिया गया। अब जब क्रश हो गया, ये मूवमेंट खत्म हो गया, उसके बाद इसका परिणाम क्या था, उसके बाद इससे क्या सीखे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स लोग स्पेसिफिकली, उन लोग क्या सीखे और क्या चेंजेस को इंप्लीमेंट किए। तो सबसे पहला था कि एंड ऑफ कंपनीज रूल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। सबसे पहला चीज, एक चीज आपको में जानने को मिलेगा कि यहां पे EIC जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसका एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इसका जो पावर है इंडिया के ऊपर गवर्न करना, उसको छीन लिया गया। बोला कि अब तुम नहीं काम करोगे इंडिया पे, तुम नहीं गवर्न करोगे, अब इनके जगह में कौन आ गया? क्राउन। मतलब डायरेक्ट अभी ब्रिटिश के जो रूलर हैं, ब्रिटेन के जो रूलर हैं, वो अभी इंडिया पे गवर्न करेंगे, ये लाया गया। अब ये जो नियम लाया गया, ये एक कानून के तहत लाया गया, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्निंग पावर है वो छीन लिया गया और उसके बदले क्राउन को यह पावर दिया गया। पहला चीज, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, ध्यान से समझना। तो अब जब EIC रहा नहीं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब पावर ही नहीं रहा कि वो इंडिया पे गवर्न कर सकता है, तो उसके जो भी स्ट्रक्चरल चेंज होने थे, जो लोग स्ट्रक्चरल चेंज किए थे, उसको हटा दो, उनका सिस्टम भी पूरा उखाड़ के फेंक दो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 पोस्ट बना रखे थे। पोस्ट नहीं कह सकते, पोस्ट कहना अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, 2 अरेंजमेंट बना रखे थे जो कि सिविलियन और मिलिट्री डिसीजंस लिया करते थे। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट आप समझना कि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में 2 स्ट्रक्चर वो बना रखे थे जो कि सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर कैसा फैसला लेना है, मिलिट्री के ऊपर कैसा फैसला लेना है, ये दोनों डिसाइड करते थे। उनका नाम क्या था? एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यही लोग EIC को चलाते थे और बड़ा बड़ा डिसीजन लेते थे। अब यही दोनों को अबॉलिश कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि सिंपल है ना, अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी रहा नहीं, तो रहा नहीं तो तुम लोग यहां पे रह के क्या करोगे। सो इसीलिए ये दोनों को अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में एक नया पोस्ट बनाया गया। क्या? एक नया पोस्ट बनाया गया, उसका नाम क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बहुत बढ़िया। अब ये नया पोस्ट जो दिया गया, मतलब एक इंसान अभी SOS बनेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और यही ऐसे ही पोस्ट के नाम बार बार जब हमारी हमारी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई चलता रहेगा तो देखना वाइसरॉय और SOS इन दोनों का नाम बार बार आता रहेगा, है ना। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये पोस्ट बनाया गया। इनका काम क्या था? इंडिया को गवर्न करना, सिंपल, इंडिया को गवर्न करना। ओके, अब ये गवर्न करने का काम में इनको असिस्ट करने के लिए भी एक अरेंजमेंट किया गया था। अकेले तो करेंगे नहीं, तो इनको असिस्ट करने के लिए भी एक अरेंजमेंट किया गया था। क्या? इनको असिस्ट करेगा एक ग्रुप, और उस ग्रुप का नाम है इंडियन काउंसिल। इसका मतलब कुछ लोग रहेंगे जो सलाह मशवरा करेंगे, जो कि एडवाइस देंगे, कौन? SOS को। अब वो इंडियन काउंसिल उनको कहा जाएगा, और उसमें कितने लोग होंगे? 15 लोग, ठीक है। कितने? 50। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, तो ये देखो, ये 3 चेंजेस हो गया। नेक्स्ट नंबर D। अभी यहां पे इससे पहले एक पोस्ट हुआ करता था, क्या? गवर्नर जनरल, है ना। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल, ऐसे करके ये पोस्ट चेंज होता गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाला जो पोस्ट था, इसको अब रिप्लेस किया जाएगा। अगर देखा जाए तो
पोस्ट वैसे का वैसे ही है, बस नामकरण या उसका जो नेमिंग पार्ट है उसको चेंज किया जाएगा। सो अब इसको बुलाया जाएगा वाइसरॉय। ठीक है, तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करके बुलाते थे उसको रिप्लेस करके अब वाइसरॉय बुलाएंगे। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक मेजर चेंजेस था क्या, कि ये जो एसओएस का बात यहां पे किया गया, अब एसओएस पोस्ट तो क्रिएट होगा जो कि इंडिया को गवर्न करेगा और सारा हमें ब्रिटेन का अंडर में रहते हुए काम करेंगे, बट ये एसओएस का सैलरी वगैरह कहां से आएगा, तो इनका जो सैलरी अलाउंसेस सब चीज आएगा ये इंडियन रेवेन्यू से आएगा। सिंपल, इंडियन रेवेन्यू। तो इतना समझना कि इंडिया से रेवेन्यू कमाते थे और वो सारा ब्रिटेन जाता था, तो उसी में से ही कुछ हिस्सा एसओएस का सैलरी में रखा जाएगा। सो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है, अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना। ये क्या है, सबसे पहला कि द पावर टू गवर्न इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन बाय पासिंग या अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आपको पूरा क्लियरली लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ईआईसी के अंदर में क्या हुआ, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड। इजी, ठीक है, क्लियर है। देखो इतना क्लियरली मैं बता रहा था कि आपको याद भी हो जाए। नेक्स्ट, a new post called as Secretary of State for India was created, which was responsible to govern India, और his responsibility was to govern India। जिसी तरीके से भी कैसे भी आप इसको लिख सकते हो, मैं बस एक आइडिया बता रहा हूं, है ना। Along with the SOS, a 15-member Indian Council या a team of 15 member was to assist Secretary of State for India, and that council is known as the Indian Council। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, Governor General was replaced by a new post called as Viceroy of India। ओके, नेक्स्ट, The salary of Secretary of State for India was to be derived or taken out from Indian revenue। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और मैं आपको जो लिखा रहा हूं आप ये खुद देख लेना, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आप ये बोलोगे कि सर पक्का 100% यही इसी में से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। मैं बस आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इजीली। देखो मैंने कैसे शॉर्ट मैंने सेंटेंसेस भी नहीं बनाए। आप जब नोट्स बनाओगे छोटे छोटे रिवाइज करोगे तो हमें लंबा लंबा सेंटेंसेस बना के रटना नहीं है, हमें बस समझना है। एक बार आप समझ लोगे ना, देन ऑटोमेटिकली आप बहुत सारा पॉइंट को अपने आप फॉर्मुलेट करके लिख सकते हो, बट हाँ उसका जो कोर मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, यहां तक समझ में आ गया। तो ये था पहला चेंज। अगर क्वेश्चन में आएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या है बताओ, वो बोलेगा कि रिजल्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या आया है, तो आप उसमें यहां पे ये लिख सकते हैं। अगर 4 मार्क का है तो 4 पॉइंट, 3 मार्क का है तो 3 पॉइंट। हम उसको डिस्कस करेंगे, मैं स्ट्रेटेजीज के ऊपर एक लेके आऊंगा। आप बस अभी मटेरियल इकट्ठा कर लो, कैसे याद करना ये समझ लो। क्लियर है। और कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालते रहना। मेरा तो 24 घंटा सर्विस अवेलेबल है सिवाय सोने का। जब मैं सोए रहता हूं तब नहीं रिप्लाई कर सकता हूं, बाकी टाइम रिप्लाई होता है। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड रिजल्ट की ओर कि और क्या क्या चेंजेस हुआ। जो सेकंड सबसे बड़ा रिजल्ट है, इसका इंपैक्ट देखने को मिला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सबक सीखा और उस सबक को इंप्लीमेंट कर दिया ताकि दोबारा ऐसा इतिहास में गलती ना हो। तो उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने पूरा आर्मी का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। क्योंकि आप अगर देखोगे ये जो लड़ाई हुआ था इसको लीड किया गया था ज्यादातर ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन सिपाही लोग, क्योंकि वो लोग इन एंड आउट जानते थे, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जानते थे कंपनी का। तो उसके लिए उन लोग इसको स्पीयरहेड किए थे और इमीडिएट कॉज भी उनको ज्यादा अफेक्ट किया गया था वो सेक्शन, इसीलिए वो लोग उग्र होकर इसको लीड कर रहे थे। राजा महाराजा लोग भी थे बट ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर भी थे। अब ये ऐसा चीज दोबारा ना हो बोल के हम उन लोग क्या किए, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं था, मतलब उनका जो अभी आर्मी रहा, अभी जो ब्रिटिश इंडिया आर्मी, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, सबसे पहले देखो, सबसे पहले नंबर का खेल याद है, मैंने आपको कॉजेस में कहा था, मिलिट्री कॉजेस में, कि करीबन 2,33,000 इंडियन सोल्जर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी में और करीबन 45,000 के आसपास थे कहां पे, हमारे ब्रिटिश सोल्जर्स जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। तो नंबर बहुत अप्रोप्रिएट नहीं था, डिसप्रोपोर्शन था और उसको यहां पे ये लाया गया। अब यहां पे प्रोपोर्शनेट ब्रिटिश सोल्जर्स को ज्यादा लाया गया, संख्या को बढ़ाया गया और इंडियन लोगों को कम किया गया। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं, ये ज्यादा एक्सट्रीम मेजर में नहीं हुआ, बट हाँ ब्रिटिशर्स का संख्या को बढ़ाया गया। ये था पहला चीज। ठीक है, क्यों जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट थे या फिर इंपॉर्टेंट पोजीशंस आर्मी में, वो सारे को रिजर्व किया गया, वो सारे को रिजर्व किया गया। किसके लिए, ब्रिटिश ओनली। अब इंडियन लोगों को वहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा कैसे भी करके। पहला चीज, जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस थे वहां पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोगों को लाया जाता था। इसी के जैसा एक और एक रिजर्वेशन भी था कि जो भी इंपॉर्टेंट या फिर इफेक्टिव वेपन्स थे, ठीक है, वेपन्स या फिर हम लोग कह सकते हैं, हाँ वेपन्स कह सकते हैं, वॉरफेयर मशीन या एक ही बात है, वेपन ऑफ वॉरफेयर, जो भी लड़ने का हथियार वगैरह था, ये सारा चीज रिजर्व किया गया। किसके लिए, सिर्फ ब्रिटिश लोग के लिए।
सिर्फ ब्रिटिश लोग के लिए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में है। इसीलिए देखना तब से लेके आज तक उसके बाद में ज्यादातर जो सारे कॉमन सिपाही लोग भी रहे उनको सब बड़ा बड़ा डंडा पकड़ाया गया, उनके ऑफिसर लोग को सिर्फ गन दिया जाता है, और जो मतलब छोटे मोटे हवलदार रैंक के लोग हैं, छोटे मोटे सिपाही लोग हैं जो कि ऑफिसर के नीचे में काम करते हैं, उनको इतना बड़ा डंडा बैटन पकड़ाया जाएगा। ये सिस्टम वहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है। वेपन ऑफ वॉरफेयर को रिजर्व कर दिया गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो जानबूझ के ऐसा किया गया ताकि उनके अंदर दोबारा ऐसी गलती करने का हिम्मत ना हो और ताकत भी ना हो स्ट्रेटेजिकली। नेक्स्ट, कास्ट सिस्टम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस बार उन लोग यूनिट रेजिमेंट को ऐसे बनाए कि सारा कास्ट सिस्टम को मिक्स कर दिया गया, मतलब एक यूनिट या एक रेजिमेंट या एक ग्रुप में सब अलग अलग कास्ट के लोगों को मिक्स करके रखा गया। क्यों? ताकि इनके अंदर कभी भी यूनिटी का भावना ना आए, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है कि इंडिया तो ऑलरेडी कास्ट वाइज में डिवाइडेड है। तो जब ऑलरेडी कास्ट वाइज में डिवाइडेड है तो उन सारे मिक्स करके उनको एक साथ रख दो तो लोग एक साथ कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये उनका मेंटालिटी था और कहीं हद तक सच भी था। नेक्स्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाला चीज हैं जैसे कि न्यूज़पेपर, ठीक है, या फिर कोई भी नेशनलिस्टिक पब्लिकेशन, ये सारा चीज को बैन कर दिया गया। बैन कर दिया गया, पूरा इंडिया से बैन नहीं किया गया, बैन किया गया सोल्जर्स लोग के मिलने से। मतलब उन लोग इंश्योर करते थे कि सोल्जर्स लोग के पास ऐसा न्यूज़पेपर ना आए, ऐसा नेशनलिस्टिक पब्लिकेशन ना आए, मतलब ऐसे लेख उन तक ना पहुंचे जिसमें इनके अंदर वो भावना जागे जो कि 1857 में जागा था, जो उनके अंदर वो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स ना आए। तो देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बोल के सोल्जर लोगों को पूरा कट ऑफ कर दो। कट ऑफ करने से क्या होगा, उनके अंदर वो नेशनलिज्म का फीलिंग नहीं आएगा जो पिछली बार आया था। यहां तक समझ में आ गया? हम इसको देख लेते हैं और एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने कैसे लिखा है क्या है, तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स एज कंपेयर टू इंडियन सोल्जर्स वाज इंक्रीज्ड। अगर ये डिक्रीज नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ ब्रिटिश का पॉइंट ऑफ व्यू लिखोगे तो भी चलेगा। सो द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स एज कंपेयर टू इंडियन सोल्जर्स वाज इंक्रीज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द इंपॉर्टेंट पोजीशंस बिलोंगिंग टू ऑल द इंपॉर्टेंट पोजीशन बिलोंगिंग टू आर्मी वाज रिजर्व्ड ओनली फॉर द ब्रिटिश, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द इंपॉर्टेंट वेपन्स ऑफ वॉरफेयर वाज आल्सो रिजर्व्ड फॉर ब्रिटिश ओनली, सिंपल। नेक्स्ट, ऑल द यूनिट of the army was mixed in such a way that no feeling of unity could ever rise in future, ठीक है। Next, all the newspaper, nationalistic publications, articles and other things were prohibited from reaching to the soldiers so that no feeling of national unity or nationalism could arise among them, and it was also done in order to keep them aloof or separated from रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये सारा चीज बनाया गया है और ये सब चीज इसलिए किया गया था ताकि आर्मी को पूरा ही बदल दो। सो पहला चीज क्या था? पहला चीज था एंड ऑफ कंपनीज रूल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। सेकंड रिजल्ट क्या था? हम लोग का रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। ऐसा और भी रिजल्ट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे थर्ड रिजल्ट पे। अब आपको तो पता है कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे को उद्धार करने तो नहीं आया था, वो इंडिया को लूटने आया था, तो उसने अच्छे तरीके से लूट लिया। जब अब यहाँ पे इंडिया पे गवर्न करने का पावर जो चेंज हुआ, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी था तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेके कहाँ पे पहुंच गया? डायरेक्ट मुकुट बोले तो ब्रिटेन का क्राउन। तो वहाँ के जो रूलर है, वहाँ के राजा महाराजा लोग हैं, उनके पास चला गया ये चीज़। अब राजा मतलब रानियाँ जो भी है, राजा हो महाराजा हो रानी हो जो भी हो, उनके पास ब्रिटिश क्राउन के पास ये पावर चला गया। तो इसका मतलब एक छोटा दानव को जैसे ही हमने हटाया उसके जगह में एक बड़ा दानव आके बैठ गया, कोई हमारा उद्धार नहीं किया। तो उस जमाने में भी क्या हुआ हमारा, भले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना हमारा जीना हराम कर रखा था, उसके बाद में हमारा ब्रिटिश क्राउन आया, उन लोग ने भी वही किया, इनफैक्ट और थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे। पर क्या क्या एक्सप्लॉइट करने लगे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला, अब यहां पे समझना, इंडिया को एक टिपिकल कॉलोनी बना दिया गया था। किसको? इंडिया को एक टिपिकल कॉलोनी मतलब वो जगह जो कब्जा उन लोग कर रखे हैं। अब यहां पे इस कॉलोनी का बस दो ही काम था। क्या काम था पता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट।
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ध्यान से समझना। अब इंडिया का बात किया जा रहा है। अब इंडिया में, इंडिया क्या उनको एक्सपोर्ट करता था? इंडिया उनको एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स, जो भी सामान चाहिए एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कच्चा माल, वो सारा हम उनको एक्सपोर्ट करते थे और बदले में हमें इंपोर्ट करना पड़ता था उनका ही बनाया हुआ फिनिश्ड गुड्स, उनका ही बनाया हुआ फिनिश्ड गुड्स। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आई थिंक आपको पता है क्या होता है, ये कॉमर्स वाले लोग को तो पता ही होगा। जब भी हम सामान अपने देश से कहीं बाहर बेच रहे हैं इट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट, और अब अगर हम देश के अंदर को बाहर से सामान खरीद के ला रहे हैं इट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट। ये तो बेसिक है। तो यहाँ पे ये समझ में आया पहला चीज क्या हुआ कि हमें एक टिपिकल कॉलोनी बना दिया गया जहां पे हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल और वहां से आ रहा था इंपोर्ट कर रहे थे हम फिनिश्ड गुड्स। तो एक टिपिकल ये हमें मार्केट बनाया गया था, हमें एक मार्केट बनाया गया था। हम लोग उनके नज़र में एक मार्केट से ज़्यादा कुछ भी नहीं थे, ठीक है। क्यों वैल्यू करते हमें वो, बाद में हमें उन्हें भगाना ही पड़ा, हालांकि बहुत लेट हो गया बट स्टिल इट्स ओके। ये था पहला चीज। दूसरा, जितने भी सोल्जर्स हैं इंडिया में उस जमाने में, ब्रिटिश सोल्जर्स जितने भी थे, प्लस जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल थे, इनका जो भी खर्चा पानी आता था, इनका जो भी सैलरी वगैरह आता था, ये सैलरी क्राउन उधर से भेजता नहीं था। ये सैलरी कहाँ से आते थे? हमारा टैक्स पेयर का मनी था, हमारे टैक्स पेयर्स का मनी। तो मतलब पैसा देंगे हम लोग ताकि हमारे लिए काम हो, पर हमारे लिए काम तो दूर का बात है, हमारा पैसा दिया गया इन लोग के पास जा रहा था, इनके जेब में भर्ती हो रहा था। अभी भी तो कुछ वैसे ही चल रहा है बट ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा, हमें यहां पे जो पेजेंट्स कहा जाता है, पेजेंट्स कौन? वो छोटे मोटे किसान जिनका खुद का जमीन भी नहीं है, जो किसी और के फार्म में जाके काम करते हैं, छोटे मोटे, एकदम छोटे मोटे किसान। इनका जिंदगी तो एकदम बर्बाद हो रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। मैंने कहा था ना इकोनॉमिक में कॉजेस में हम लोग डिस्कस किए थे कि इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए इनको फोर्स कर रखा था। ब्रिटिश क्राउन कहाँ पीछे रहता, वो लोग भी पेजेंट्स का जिंदगी और डबल बर्बाद करने पे आ गए। तो इनका जो एक्सप्लॉयटेशन है ये कंटिन्यू चला। किनका? पेजेंट्स लोग का। यहां तक समझ में है? उसके बाद में हम लोग से बहुत ही ज्यादा, बहुत पैमाने पे हमसे इंटरेस्ट वसूला जाता था। किन चीजों के लिए पता है? उन लोग जो इंडिया में कैपिटल लगाए थे ना, उस चीज के लिए। कैपिटल मतलब जो पूंजी उन लोग इंडिया में लगाए उसी का टैक्स, उसी का इंटरेस्ट हमसे ले रहे थे। तो जितना भी कैपिटल वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे, उन लोग उसका सारा का इंटरेस्ट लिए। दान दक्षिणा थोड़ी कर रहे हैं जो इन लोग बोलेंगे हाँ जाने दो, इंडिया का भला होने दो। जो भी पैसा, अगर वो 1 पैसा लगा रहे थे तो 4 पैसा लेके भी जा रहे थे। इतना आपको समझने का जरूरत है, ठीक है। उसके बाद में हैंडीक्राफ्ट, वीविंग और स्पिनिंग, ये हुनर से इंडिया अपना पेट पाल रहा था। हैंडीक्राफ्ट, हाथ से किया गया कारीगरी। वीविंग मतलब कोई चीज को हम अगर वीव कर रहे हैं, बुन रहे हैं। स्पिनिंग, चरखा। और उसी तरीके का हम जो कपड़ा से लेके बाकी चीज जो स्पिनिंग वगैरह कर रहे हैं, ये सारा चीज हमें बनाता था आत्मनिर्भर। तो उन लोग बोले तुम क्यों रहोगे आत्मनिर्भर, आओ तुम्हें भिखमंगा बना देते हैं। तो उन लोग इस चीज को भी डिस्ट्रॉय कर दिए। और इसी तरीके से हमारा इकोनॉमी का बैंड बजाने में ब्रिटिश का बहुत बड़ा हाथ था। क्या था? इंडिया वॉज मेड और इंडिया वॉज कन्वर्टेड इनटू अ टिपिकल कॉलोनी वेयर वी आर एक्सपोर्टिंग और वेयर वी वर एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन एंड इन रिटर्न वी वर इंपोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स। ये था पहला। सेकंड में क्या लिखेंगे? ऑल द सैलरी ऑफ द सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल वर टेकन और वर गिवन टू देम आउट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। क्लियर है? आउट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। इसको जिस तरीके से भी लिख सकता हूं, मैं बस एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे सेंटेंस में लिखना है। यही सत्य नहीं है, मतलब कि इंफॉर्मेशन वही होना चाहिए, सेंटेंस का क्रिएशन तो तुम्हारे ऊपर में, जैसे आपको लिखना लिख सकते हो। नेक्स्ट, कि द पेजेंट्स वेर एक्सप्लॉयटेड और द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पेजेंट कंटिन्यूड इवन ड्यूरिंग द और इवन अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये भी लिख सकते हो। या द पेजेंट्स वेर कंटिन्यूसली एक्सप्लॉयटेड, या ब्रिटिशर्स कंटिन्यूड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्स, कुछ भी, ये कंटिन्यू हुआ। नेक्स्ट, Indians had to pay huge interest on capital invested by the Britishers in India. Next, handicraft, weaving, spinning, it was completely destroyed by British Crown. ये था रिजल्ट
उसके आने के बाद में, ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के बाद ब्रिटेन लोग ये हालत किए हमारा, हमें पूरा इकोनॉमी ड्रेन कर दिया गया, हमारा पैसा को सारे ले गए, हमारी इंडस्ट्री तबाह कर दी और सब कुछ बर्बाद कर दिया। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिजल्ट की ओर। सो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो कि रिजल्ट में हम देखने को मिलता है, वो है पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन प्रिंस एंड चीफ। जो भी इंडिया के राजा महाराजा लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो ट्रीटी किए थे, एग्रीमेंट किए थे, जो भी उनका जो रिलेशन था कंपनी के साथ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के बाद ब्रिटिश क्राउन का उनके लिए क्या रवैया है ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये बोला गया था कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, जितने भी राजा रजवाड़े हैं उनके मतलब किंगडम, उनका लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रूप्स रहेगा। उन लोग एक लिमिट सेट किया गया था, उस लिमिट से ज्यादा वो ज्यादा सोल्जर्स रख नहीं सकते। क्या बोला गया था? द इंडियन स्टेट्स कुड हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रूप्स। यहां तक ठीक है, पहला पॉइंट ओके। सेकंड में था जो पॉलिसी बुलाए थे, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये दो पॉलिसी उन लोग क्यों लाए थे? ताकि इंडिया में वो एक्सपैंड कर सकें, और ये काम भी आया, एक्सपेंशन कंप्लीट भी हुआ। एक्सपेंशन जब कंप्लीट हुआ और उसके बाद में जब ब्रिटिश क्राउन के पास गवर्निंग पावर आया, वो पावर ट्रांसफर हुआ, तो इन लोग कहे कि हम इस पॉलिसी को छोड़ दे रहे हैं, हम अबैंडन कर दे रहे हैं। ठीक है, अब अबैंडन कर देने का मतलब है ये पॉलिसी को हटा दिया गया कि यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन ये पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, किसी का जगह को हड़प लेना वो हम नहीं करेंगे, किसी का किंगडम हड़प लेना वो नहीं करेंगे, और एक था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इस नियम को हटा दिया गया था, टोटली अबैंडन कर दिया गया था, या इसको अबॉलिश कर दिया, ये वर्ड भी आप लिख सकते हो। यहां तक ठीक है। उसके बाद में पेशवा, जो ऑफिस ऑफ पेशवा है, मतलब ऑफिस ऑफ पेशवा मतलब मराठा के अंदर में ये इनका जो हायरार्की रहता था, और उसमें जो इंपॉर्टेंट ऑफिस हो रहता था, जो पोस्ट रहता था, जो पेशवा कहते थे, काइंड ऑफ लाइक उनका लीडर को पेशवा कहा जाता था। सो ये जो पोस्ट है ये पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। बोला कि अब से कोई पेशवा वेशवा नहीं रहेगा, बात खत्म। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि नाना साहेब का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, कहां पे? इस वॉर में। सो इसीलिए उनको पेनलाइज करने के लिए ये ऐसा प्रावधान किया गया। द ऑफिस ऑफ पेशवा वॉज अबॉलिश्ड ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ नाना साहेब इन 1857 रिवोल्ट। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, जो कुछ भी ट्रीटी बनाए थे किंगडम लोग, किंगडम मतलब किंग लोग, जो कुछ भी ट्रीटी बनाए थे किंग्स लोग या चीफ लोग, किसके साथ में? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो रहा नहीं, तो ये ट्रीटी का क्या होगा? सो ये सारा ट्रीटी को ऑनर किया जाएगा। सो यहां पे डिक्लेयर किया गया था बाय द ब्रिटिश क्राउन दैट ऑल द ट्रीटी मेड विद द ईस्ट इंडिया कंपनी वुड बी ऑनर्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन। तो जो ट्रीटी उनके साथ था वही ट्रीटी हम हैं, हमारे साथ भी होगा। मतलब मान लेते हैं ऐसा होगा, हम ऑनर करेंगे उसको, हम उसको क्या बोलते हैं, मान्यता देंगे वो ट्रीटीज को सारा। ठीक है, बस पार्टी चेंज हो गया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह में ब्रिटिश क्राउन आ गया, बाकी सारा एग्रीमेंट वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट, जितने भी यहाँ पे किंग्स लोग हैं और चीफ लोग हैं उनको कहा गया कि आप अब से हमारे यहाँ मतलब ब्रिटिश इंडिया में हमारे जूनियर पार्टनर जैसे हो। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इनका एरिया को अब एनेक्स नहीं किया जाएगा और इनको इंडिपेंडेंट रूल करने का मौका भी दिया जाएगा। ये था हमारा क्या? पॉलिसी टुवर्ड इंडियन प्रिंस एंड चीफ। तो पहले एक बार बोल देते हैं, ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया वुड हैव लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रूप्स, ये था पहला। सेकंड, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज अबैंडन्ड और अबॉलिश्ड कंप्लीटली। नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ पेशवा वाज अबॉलिश्ड एज और ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ नाना साहेब इन द रिवोल्ट। देन ऑल द ट्रीटीज मेड बाय द इंडियन प्रिंस एंड चीफ along with East India Company would be honored by British Crown. Next, ओके, और लास्ट पॉइंट में हम इसको देख लेते हैं कि लास्ट पॉइंट में फिर क्या लिखा है। यहां पे है कि ऑल द लोकल रूलर्स वुड कंटिन्यू एज अ जूनियर पार्टनर ऑफ ब्रिटिश क्राउन बिकॉज दे वर प्रॉमिस्ड दैट दे वुड कंटिन्यू टू बी द रूलर ऑफ द स्टेट। क्लियर है, सिंपल है, समझ में आया। सो ये है हमारा सारा पॉलिसी। किसके लिए? कौन लाया था? ब्रिटिश क्राउन। किसके लिए? इंडियन प्रिंस और चीफ के लिए, ताकि ये ऐसा दोबारा और ना हो, इन लोग का हिम्मत ना पड़े कि ये लोग विद्रोह दोबारा ऐसा करें।
सो लास्ट पार्ट में इस सेगमेंट का हम कंप्लीट करते हैं और ये है रिजल्ट का आखिरी पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया का एक प्रोक्लेमेशन हुआ, प्रोक्लेमेशन मतलब वो एक ऐलान किए, और ये ऐलान कब हुआ था? 1 नवंबर 1858 को। सो कैसे लिखेंगे? ऑन 1 नवंबर 1858 क्वीन विक्टोरिया प्रोमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया था, कुछ वादे किए थे, प्रॉमिस्ड कैसे? इन अ डिक्लेरेशन दैट, तो क्वीन विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को प्रॉमिस किया था एक डिक्लेरेशन के द्वारा, एक प्रोक्लेमेशन के द्वारा, एक फरमान मतलब क्या बोलते हैं, फरमान जारी किया था। और वो क्या बोला गया था? ये बोला गया था सबसे पहला चीज कि इंडिया हाँ, तो क्या बोला गया था? ये बोला गया था कि इंडिया शैल बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ क्वीन, तो क्वीन के नाम से अब इंडिया को हम गवर्न करेंगे। ये था पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये क्या बोल रहा था? सेकंड पॉइंट ये बोल रहे थे कि अब से हमारा जो भी पॉलिसी है, चाहे वो एनेक्सेशन का हो या चाहे वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो, हालांकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी एक तरीके से एनेक्स करने के लिए लाया गया था, इन दोनों चीज को अबॉलिश कर दिया गया है। अबॉलिश मतलब कि अबैंडन भी कर दिया गया, कह सकते हो। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है। नेक्स्ट तीसरा, अब यहां पे इन लोग एक वादा किए कि तुम्हारा जो भी सोशल और रिलीजियस मैटर है वहां पे ब्रिटिश कभी भी इंटरफियर नहीं करेगा। नेक्स्ट ये बोला गया था कि इंडिया में जितने भी तुम्हारे इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी तुम्हारे इंडस्ट्रीज हैं, मतलब ये तो क्या ही झूठ बोलना है, ये तो खतरनाक ही झूठ बोले, इसको हम प्रमोट करेंगे। कौन प्रमोट करेगा? ब्रिटिश क्राउन। और ये वादा किया गया था, सोचो, ठीक है। और आखिरी में सबसे ज्यादा बात बोला गया था कि आप लोग को ग्रांट दिया जाएगा। ग्रांट दिया जाएगा मतलब आप लोग को एक चीज दिया जाएगा, क्या? जनरल पार्डन। अब जनरल पार्डन क्या होता है? पार्डन मतलब माफीनामा, हम माफ कर देंगे सबको। किनको? जो लोग भी इस वॉर में इन्वॉल्व थे, सिवाय एक के। किसके? या उन लोगों के जो लोग किसी भी हालत में और किसी भी तरीके से अगर ब्रिटिशर्स को मारे हैं, उनको माफीनामा नहीं दिया जाएगा, बट बाकी सब लोग को माफीनामा दिया जाएगा। तो ये था क्वीन विक्टोरिया का वादा। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं एक बार फाइनली, और फिर करते हैं हमारा वीडियो क्लोज। क्या क्या ये डिस्कशन हुआ एक बार देख लेते हैं कि इट वाज प्रॉमिस्ड, या फिर ऑन 1 नवंबर 1858 क्वीन विक्टोरिया प्रॉमिस्ड इन अ प्रोक्लेमेशन दैट इंडिया शैल बी गवर्न्ड बाय एंड इन द नेम ऑफ क्वीन। पहला चीज हो गया। सेकंड चीज, द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज अबैंडन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, British Crown would not interfere or intervene in social and religious matter of Indians. Next क्या बोला गया था इंडस्ट्रीज के बारे में कि ब्रिटिश क्राउन वुड प्रमोट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। और लास्ट में था कि ब्रिटिश क्राउन वुड ग्रांट अ जनरल पार्डन टू ऑल दोज पर्सन्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन द वॉर एक्सेप्ट दोज हु वर इन्वॉल्व्ड इन किलिंग ऑफ ब्रिटिशर्स। समझ में आया? समझ में आया? एकदम आसानी से ये चीज़ क्लियर हो गया, ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, एकदम मार्क फेचिंग का है। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, आखिरी बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझना प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़। मैंने ये जो 2 वीडियो बनाए ना, एक वीडियो में नहीं 2 वीडियो में बनाया, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बस इसको पढ़ के एक बार चले जाओ। मैंने जो देखा उसको सुन लो, खाली हेडिंग लिख लो और एक एक पॉइंट लिख लो। देखना 100% भी कम लग रहा है यार, मैं आपको 1000% कह रहा हूं। कितना? 1000% कि ये क्वेश्चंस आएंगे, इसी में से ही आएंगे, इसी में व्हाट व्हेन हाउ लगा देना है, दैट्स इट। और कुछ इसमें से एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है। अगर क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द कॉजेस या एक्सप्लेन द पॉलिटिकल कॉजेस, मेंशन एनी 2 पॉलिटिकल कॉजेस या मेंशन एनी 3 सोशो रिलीजियस कॉजेस, मेंशन एनी 4 मिलिट्री कॉजेस, ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं।
तो प्लीज एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, इतना ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हालांकि इसमें है तो बहुत कुछ, मगर आपका ये रिड्यूस सिलेबस है और इसमें बहुत सारी चीज को हटा दिया गया है। अगर वो रहता तो थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न होता, पर वो तो अभी है नहीं। सो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, सारा ये पढ़ के जाना, इसी में से क्वेश्चंस आएगा। सो अब करते हैं हमारा इस वीडियो को समाप्त। आई होप आपको मेरा वीडियो लगा होगा अच्छा, तो ही लाइक करना, वरना मत करना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, क्योंकि क्या मैंने बोला, भीख नहीं मांगना है, हक का बात है, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं और आपका एग्जामिनेशन अभी आने वाला है और आप प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। आपको यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन आप अगर जब डाल देंगे तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे आते रहेगा जब भी वीडियोस ये आया है। ये वीडियो का पार्ट 1 मैंने आज ही रिलीज किया है, आज ही मैंने अपलोड किया है और अभी कुछ समय बाद ये वीडियो भी अभी आने वाला है। तो जितना जल्दी आपका एग्जामिनेशन जितना नजदीक आते जा रहा है उतना ही ज्यादा और बहुत तरीके से सारा का सारा मैं वीडियोस बना दूंगा। हाँ, ज्योग्राफी का भी टोपो शीट के बारे में भी वीडियोस आएंगे, क्लाइमेट के बारे में भी आएगा, सब चीज कवर होगा जितना मैं कवर कर सकता हूं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप प्लीज पढ़ते रहिए, अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहिए। अभी आपका साइंस का एग्जामिनेशन है, मैंने कहा था ना, कमेंट में भी मैंने एक बार कहा था, जो लोग साइंस स्टूडेंट हैं, अभी साइंस का आपका दौर चल रहा है। आई थिंक आज ही आपका फिजिक्स कंप्लीट हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और पेपर कैसा गया, आई थिंक अच्छा ही गया होगा। सो उसी लिए आप साइंस पढ़ लीजिए। साइंस पढ़ने के बाद में आपके लिए जब सफिशिएंट डेज का गैप रहेगा तब आप हिस्ट्री को कवर कर लेना। जहां पे रहा कॉमर्स बच्चों का बात, कॉमर्स बच्चे लोग अभी से आप, मैं आई थिंक कल ही कमेंट में मैंने किसी को दिया था, मैं थोड़ा नाम में फजी हो जाता हूँ, बट उनको मैंने शेड्यूल बना के दे दिया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस डेज को कितनी यूटिलाइज करना है। क्योंकि कॉमर्स बच्चों आपके पास बहुत दिन है और अभी अगर आप चाहो तो आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, जो कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और आई थिंक कॉमर्शियल स्टडीज और आपका एप्लीकेशन का सब्जेक्ट, ये चारों को आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। और इन टॉपिक रिलेटेड मैं जितना भी वीडियो ला सकता हूं मैं सारा वीडियोस लाऊंगा। आप बस कमेंट में बताते रहो कि सर आप ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, मैं आपके लिए बनाऊंगा। क्योंकि मैं कहता हूं ना, मुझे वीडियो बनाना और आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये चीज़ पसंद आ रहा है कि नहीं? आप जब कमेंट में अपना फीडबैक दोगे तो आपका कमेंट मैं सारा दिन पढ़ता हूँ, मतलब जब भी आता है मैं उसको पढ़ता हूँ, मैं उसको रिप्लाई देता हूँ, सारा चीज़ को नोट किया जाता है। और वो मेरे लिए भी इतना वैल्यूएबल इसलिए होता है क्योंकि मुझे फीडबैक मिलता रहता है कि आपको क्या चाहिए, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, आपको कैसा है, क्या है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंगली मैं क्लास को डिजाइन करना चाहता हूं। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छा लगा आज का क्लास। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बस पढ़ते रहो, चिल करते रहो। एंड हाँ, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना आज का फाइनल मैच देखने के लिए। क्रिकेट है आज, मुझे पता है, घुस मत जाना फाइनल देखने, क्योंकि क्रिकेट तो बाद में हाईलाइट भी देख सकते हो। जीता हारा कौन हो सकता है, तुम्हारा एग्जाम दोबारा लौट के नहीं आएगा। और अगर आपने पढ़ लिया है तो देख डालो यार, क्या फर्क पड़ता है। चलो बाय बाय।